हेडिंग लिखिए, फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। हेडिंग लिखेंगे सब लोग, फोर्सेस एक्टिंग inside the nucleus, forces acting inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये आपको पता है ना। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो पार्टिकल होते हैं। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास होता है क्या? होता है। और जब किसी दो पार्टिकल के पास मास होंगे तो मास के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल। अरे भाई लॉजिक समझ में आई? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास होते हैं जिससे उनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो पहला फोर्स इसमें लगेगा उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा मेरे भाई? क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं लगेगा? अरे वो दोनों में तो मास है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अरे मेरे भाई अगर मान लीजिए लिथियम है तो उसमें 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी दो मास पार्टिकल के बीच में लगता है, तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा क्योंकि उनके पास मास है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों पॉसिबल केसेस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा भाई। अरे बोले भाई बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया? नेक्स्ट जो दूसरा फोर्स लगेगा, अच्छा ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स। आगे बात समझ में? ये वीकेस्ट यानी सबसे वीक फोर्स होता है। अगर ये स्ट्रांग रहता तो ये चेयर मुझको खींच नहीं लेती। ये भी मास है, मेरे पास भी मास है, तो इसलिए मास के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत वीक। दूसरा जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्ज के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। क्या ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा? नहीं आएगा ना। क्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। अरे बोलो मेरे भाई, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बीच में लगेगा? सिर्फ प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। आगे बात समझे? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा। ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे? स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्ज के बीच में, यानी कि प्रोटॉन और ठीक। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमेशा न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। और न्यूक्लियॉन्स हम लोग किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं और प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यानी कि जो दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगता है, एक नया फोर्स है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल के बीच में लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, यानी ये भी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, है ना। ये
दोनों न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा और प्रोटॉन और ट्रियो के बीच में। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। बोलो मेरे भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। समझ में आ गई बात? ये तीनों फोर्स के बारे में समझ में आया, किसके किसके बीच में लगेगा? समझ में आया? लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। हेडिंग लिखेंगे फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फीचर, सबसे पहला फीचर जो मैं लिखवा चुका हूं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ना। पहला फीचर है इसका, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स या इन नेचर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। आगे बात समझो, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। दूसरे पॉइंट में किसके बीच में हो लगता है? इट एक्ट्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, सिर्फ उन्हीं के बीच में लगेगा। ठीक, इट एक्ट्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या, अब एक चीज बताइए, क्या ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है कि नहीं लगता है? तो न्यूट्रॉन का चार्ज पार्टिकल है? नहीं। तो क्या ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। इट डज नॉट डिपेंड, या इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये तीसरी प्रॉपर्टी लिखो। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, चौथी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यानी जो न्यूक्लियॉन्स तो होंगे, दो न्यूक्लियॉन के बीच में, दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस अगर बहुत कम होगी तभी यह फोर्स लगेगा। अगर दो न्यूक्लियॉन्स उठाकर तो बहुत दूर रख दी तब ये फोर्स नहीं लगेगा। यानी ये कब लगेगा? जब 4 फर्मी मीटर से कम हो, और जब 10 फर्मी मीटर हो जाएगा एकदम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यानी अगर दो न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस 4 फर्मी मीटर से कम रहेगी तभी वो फोर्स लगेगा। उससे ज्यादा अगर फोर्स लगेगा देखिए अप्रॉक्स जीरो होगा। अगर दो न्यूक्लियॉन को 4 फर्मी मीटर में मैंने रखा है, मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन यहाँ, एक न्यूक्लियन यहाँ, 4 फर्मी मीटर। अब मैं तब यहाँ पर फोर्स लगेगा। अगर मैं एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ, अब यहाँ 4 फर्मी मीटर से ज्यादा हो गया तब न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। समझ में आने बात? बस 4 फर्मी मीटर से कम लगता है। लेकिन मेरे भाई एक चीज ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है 0.8 फर्मी मीटर से जीरो, अगर डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव है ना।
और 0.8 फर्मी मीटर से डिस्टेंस अगर दोनों न्यूक्लियॉन के बीच के डिस्टेंस अगर मैं बहुत पास कर दूं 0.8 फर्मी मीटर कर दूं, उससे भी कम कर दूं, तो वही फोर्स एक्ट होता है। बोलो मेरे भाई, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा तो न्यूक्लियर फोर्स निगेटिव, मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या अट्रैक्टिव की पॉजिटिव, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, अट्रैक्टिव होगा। यानी कि जब अगर न्यूक्लियर फोर्स निगेटिव होगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। यानी 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा डिस्टेंस रहेगी तब वो अट्रैक्टिव, और 0.8 फर्मी मीटर से कम हो जाएगी तो वही फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तब कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, वो न्यूक्लियॉन दूर भागेगा। अगर 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तब न्यूक्लियॉन में अट्रैक्ट होगा, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए रहेंगे। लेकिन 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा हम डिस्टेंस सॉरी कम कर देंगे डिस्टेंस, तो वही न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी वही न्यूक्लियर फोर्स पॉजिटिव बन जाएगा और रिपल्सिव, और दोनों में रिपल्सन होने लगेगा और न्यूक्लियस फट जाएगा और बम ब्लास्ट हो जाएगा। आई बात समझे? अभी हम लोग आज एटम बम भी बनाना सीखेंगे, कैसे एटम बम है ना, तो इसी से बनता है, ये समझिए बेसिक है वो सब, है ना, ये कितना समझ में आया। लेकिन अगर 4 फर्मी मीटर से ज्यादा होगा तब न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा, तब लगेगा। ये पॉइंट समझ में आई, चौथी पॉइंट सबको समझ में आई, लिखेंगे 4th पॉइंट। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, को वो फॉलो करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स भी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं, न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, कुछ ही दूर तक होगा, बाकी जगह नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? एक और चीज, जो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 m2, वो दोनों मास के बीच में लगने जो लाइन है उसी के अलाउंग लगता है। चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी जो दोनों चार्ज है उसी के अलाउंग लगेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। अगर लाइन जॉइनिंग अलोंग, यानी अलोंग द लाइन जॉइनिंग अगर फोर्स लग रहा है, जो दोनों चार्ज या दोनों मास के बीच में अगर हम लाइन को जॉइन कर रहे हैं उसके अलावा अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स नहीं है, ये दोनों न्यूक्लियॉन के बीच में जो लाइन जॉइनिंग है जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में लगे, इसके ये सेंट्रल फोर्स भी नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग टाइप का। ठीक, तो 6 पॉइंट लिखेंगे, है ना। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अब हेडिंग लिखेंगे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बहुत ही गलत बात, आइंस्टाइन ऐसी चीज बता के चले गए कि पूरी दुनिया हिल गई। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस हेडिंग लिखेंगे। पहले की आई है फिर की आई है। आइंस्टाइन मास एनर्जी देखिएगा, धीरे धीरे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की तरफ पहुंचते हुए, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को लिखा जाएगा, है ना। और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, परसों हम लोग लास्ट में देखिए। आइंस्टाइन एक बहुत ही गजब के साइंटिस्ट थे। वो न्यूटन के बाद आए, पता है न्यूटन से पहले नहीं है, न्यूटन के बाद आए। न्यूटन ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो हमको दिखती थी, आइंस्टाइन ने ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जो हमको समझ ही नहीं दिखती ही नहीं, लेकिन इन्होंने गजब इन्होंने यहाँ पे बता। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जितनी भी दुनिया में एनर्जी है वो सब कंजर्व, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, यानी एनर्जी को हम ये जानते थे कंजर्व। लेकिन आइंस्टाइन आए बोले ऐसा नहीं, उन्होंने बोला एनर्जी नहीं कंजर्व है,
एनर्जी प्लस मास कंजर्व है, यानी कि जो एनर्जी है और मास है दोनों को ऐड करेंगे तब वो कंजर्व होगा, तब वो कांस्टेंट होगा, यानी एनर्जी प्लस मास कांस्टेंट। यानी उन्होंने बोला कि एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात इन्होंने ऐसी बोल दी कि सब लोग ये क्या बोलते हैं कि कैसे हम लोग एनर्जी को मास में करेंगे और कैसे हम लोग मास में एनर्जी, है ना। तो इन्होंने दिखाया, अभी आगे रिएक्शन होगा ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, उसमें दिखाया गया कि आप किसी चीज को एनर्जी देंगे तो वहां से मास पार्टिकल निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब, है ना। और कभी किसी मास को अगर ज्वाइन करेंगे तो उसके एक्सपेंस में आपको एनर्जी मिलेगी। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी मिलती है, रिएक्शन आपने पढ़ा ना, उसमें लास्ट में एनर्जी मिलती है ना, क्यों? तो कैसे मिले? जब आपने मास को कंज्यूम किया तभी तो। आगे बात समझने। अब एटम बम क्या होता है? एटम बम क्या होता है? अब उसमें हम मास को खत्म करते हैं, मास को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी में। पूरा एनर्जी में एक्सप्लोड हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये आइंस्टाइन की ही रिलेशन है। तो आइंस्टाइन ने बनाया कि अगर किसी कोई पार्टिकल है जिसका मास m है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? उन्होंने बुलाया एनर्जी किसी भी पार्टिकल का मास m है तो उसके पास एनर्जी m इंटू सी का स्क्वायर। ये उस आदमी के पास या उस पार्टिकल के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी होगी? m इंटू सी का स्क्वायर। जरूरी नहीं कि सी के स्पीड के साथ मूव करना। जैसे आपकी का अगर मेजर करना है कि आपके पास कितनी एनर्जी है, तो जितना मास है 50 kg मान लीजिए, उसमें सी स्क्वायर यानी 3×10⁸ से मल्टीप्लाई कर देगा, आपकी एनर्जी निकल के आ जाएगी कि अगर आपको जब तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा आपको, तो कितनी एनर्जी आपके बॉडी से निकलेगी। समझ में आ रही बात? या आपको बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च, वो भी बात। आपको तोड़ने पे जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी ही एनर्जी तो आपको बनाने पे खर्च हुई होगी, है ना। आप बचपन से बड़े हो रहे हैं, एनर्जी मिल रही है ना, आपको एनर्जी दिया जा रहा है ना। समझ में आ रही बात? तो वही बात है कि एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम लोग एनर्जी में। एनर्जी सिर्फ कंजर्व नहीं होती, एनर्जी और मास दोनों का सम कंजर्व। एनर्जी से हम मास ले सकते हैं और मास से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। अगर हम एनर्जी देंगे तो कोई मास बन जाए और मास को अगर तोड़ेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? यहाँ पर m क्या है? मास। और c क्या है? स्पीड और लाइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर। समझ में आया? आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट समझ में आया क्या है? तो लिखेंगे हो गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। एनर्जी इक्विवेलेंट 1 mu। 1 mu में कितनी एनर्जी हुई है ना? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू मास की जगह एनर्जी में 1 mu, लेकिन जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम मास कितना रखेंगे? मास केजी में रखेंगे। अरे सब लोग ध्यान दीजिए भाई, मास किस में रखेंगे? केजी में रखेंगे ना। तो 1 mu में कितना केजी होता है? 1.66 और c की वैल्यू होती है 3×10⁸ का होल स्क्वायर, है ना। ये आपकी वैल्यू होगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1.66 × 10⁻27 × 9 × 10⁻16। 9 का 1.66 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 6 54, 5 कैरी, 9 6 54, 5 9, 5 9 1 9 5 14, 14.94 × 10⁻11 जूल। कितनी एनर्जी आई? ये जूल में आ गई। लेकिन हम इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। वही एनर्जी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिएगा ये 14.94 × 10⁻11 था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड 1.6 × 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा?
ये सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा 931 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बात समझे, यहाँ से कैंसिल है 931 तो 10 की पावर 6 कितना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक एमयू में अगर मास एक एमयू दिया हुआ है एटॉमिक मास ने, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, उसके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना। आगे न्यूमेरिकल में वही यूज करना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में। तो अगर मान लीजिए दिया रहेगा कि 5 एमयू किसी का मास है तो वो एनर्जी बताइए। 5 एमयू अगर मास है तो एनर्जी, तो आप यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे 5 इंटू ए सी का स्क्वायर। आप क्या करें 5 को 931 में मल्टीप्लाई। किसी का अगर 15 एमयू 16 एमयू है तो 16 में मल्टीप्लाई करें। किसी का 50 एमयू दिया हुआ तो 50 में 931 से मल्टीप्लाई करें। समझ में आई क्यों मैंने ये बात कराया आपको, ताकि आपको हर क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना पड़े। आपको जितना, क्योंकि मास जो है आपको केजी में नहीं दिया जाएगा, किसमें दिया जाएगा एमयू में दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने 1 एमयू का एनर्जी कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब जितने का पूछेगा 931 का उस पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए, हेडिंग लिखेंगे पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन लिखे सब लोग। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन हेडिंग लिखेंगे। ये आइंस्टाइन में जो रिलेशन दिया उसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है। पेयर प्रोडक्शन है ना, जब कोई एक लाइट के फॉर्म में एनर्जी, लाइट के पास क्या होती है एनर्जी ना, लाइट के पास मास तो होगा नहीं, एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी लेकर आती है। अगर कोई लाइट या कोई रेडिएशन है ना, ये कोई रेडिएशन आ रहा है hν होगा एनर्जी, लाइट के पास की एनर्जी का फॉर्मूला यही है। ये आकर किसी हैवी न्यूक्लियस पर, मान लीजिए कोई हैवी न्यूक्लियस है, मैं दे रहा हूँ Ze, अरे ये मैं दे रहा हूँ, अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज Ze है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, अरे कोई हैवी न्यूक्लियस है, ये जरूरत नहीं। ये मान लीजिए कोई हैवी न्यूक्लियस है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं SZA, हैवी न्यूक्लियस है ना, Z इसका मास। अगर ये एनर्जी इस पे जब इंसिडेंट करेगी, ये एनर्जी है लाइट का एनर्जी है रेडिएशन, ये एनर्जी जब इंसिडेंट करेगी तो ये देखा गया इस न्यूक्लियस से 2 पार्टिकल निकल रहे हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाम है पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन क्या आ गया मेरे भाई, अभी तक तो हम लोग प्रोटॉन समझ रहे थे, अब ये पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट तो प्रोटॉन होता है नहीं, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट से चार्ज होता है प्रोटॉन का, मास नहीं होता। ये पॉजिट्रॉन जो है इसके मास के बराबर है, यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के ही जैसा। जो पॉजिट्रॉन होगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के, यानी मास दोनों का क्या होगा सेम होगा, बस चार्ज अपोजिट। लेकिन प्रोटॉन में ऐसा नहीं, प्रोटॉन में मास भी अलग है और चार्ज अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में लोग बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा बीटा। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, एटॉमिक नंबर चार्ज ही तो होता है, कितना होता है चार्ज, कितना होता है मतलब उसको -1 बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन को जब +1 बोलते हैं तो इस पे चार्ज -1 बोलेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन होगा। और मास नंबर कितना होता है, प्रोटॉन के मास को हम लोग 0 लेते हैं,
अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग अप्रॉक्स 0 लेते हैं, वही। वैसे पॉजिट्रॉन बिल्कुल इसका उल्टा मेरे भाई, इसका बिल्कुल उल्टा। बस चार्ज क्या होगा इस पे, तो प्रोटॉन पे भी तो +1 होता है, तो इसको क्यों पॉजिट्रॉन बोल दिया, इसका 0 होगा। अगर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा तब वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। अगर चार्ज नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1 तब वो प्रोटॉन होगा। लेकिन पॉजिट्रॉन का चार्ज नंबर तो +1 है लेकिन मास नंबर 0 है। इलेक्ट्रॉन के मास समझ में आ रही बात। इस फिनोमिना में हुआ क्या, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, मास से पार्टिकल में कन्वर्ट हुई। यहाँ पर मास मिला, कुछ ना कुछ मास मिला होगा ना, यानी एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हुई। तो क्या आइंस्टाइन के रिलेशन को फॉलो कर रहा है ये, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टिकल थे, एनर्जी से हमने 2 पार्टिकल बनाए, इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे पेयर प्रोडक्शन। जब लाइट किसी न्यूक्लियस से इंसिडेंट करेगी और उससे जब 2 पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन निकलेंगे, उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिनोमिना में हुआ क्या, क्या हुआ, एनर्जी मास, समझ में आ गई बात। लेकिन पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। पेयर एनिहिलेशन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या होगा, पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास, और उसमें क्या होगा, मास एनर्जी। यानी कि इसमें जो हो रहा था एचम्यू, यानी लाइट से, गामा रे से आप क्या बना रहे थे, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक, है ना। तो पेयर एनिहिलेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 एचम्यू यहाँ से मिलते हैं। ये कुछ अलग केस है, ये मैकेनिक्स का केस है कि मोमेंटम को कंजर्व करना होता है, इसलिए 2 लाइट के पार्टिकल निकलते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करना होता है। उससे मतलब नहीं आपको यहाँ पर ये मतलब है कि जो मास है, मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी पेयर एनिहिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी, और पेयर प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मास। अरे बोलो भाई, दोनों बात समझ में आई, क्लियर है। हेडिंग लिखा पेयर प्रोडक्शन, पेयर, तो पहले लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे इंपॉर्टेंट, हम लोग लिखेंगे इसके बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा मास डिफेक्ट। हेडिंग लिखेंगे मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, हेडिंग लिखेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होगा, एकदम ध्यान समझे। जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस बनाने के लिए कौन से पार्टिकल की जरूरत होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करना पड़ेगा। तो जब प्रोटॉन अलग था और न्यूट्रॉन अलग था, तो जब प्रोटॉन अलग था उसका मास था 1.6749। अब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, ऐसा ही कुछ था, 1.6726, है ना, कुछ भी रहा होगा। और न्यूट्रॉन का मास 1.6749 ये था। अब दोनों को जब न्यूक्लियस बनाना है तो दोनों को क्या करना है, कंबाइन। जब दोनों कंबाइंड हुए, न्यूक्लियस बना, तो ये देखा गया मेरे भाई, जो न्यूक्लियस का मास है दोनों के मास के सम से कम है। तो जादू यही तो समझना है कि मास, समझिएगा। जब मान लीजिए प्रोटॉन का मास 1 mu है, और मैं इजी ले लेता हूँ, प्रोटॉन का मास 1 mu और न्यूट्रॉन का भी मास 1 mu। तो जब न्यूक्लियस बना, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना, तो न्यूक्लियस का मास 2 mu होना चाहिए, लेकिन वो 1.9 ही mu रह गया, यानी कि 0.1 mu लॉस। यानी कि वो मास गया कहाँ, वो उसको बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई उसमें लॉस हो गया। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई,
समझ आया वो मास कहा गया? यानी कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग मास दिया गया तो उनका मास 1 MU था, लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया गया तो उसका मास 2 MU होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो गया। यानी 0.1 MU मास क्या हो गया? लॉस हो गया। और वही जो मास लॉस हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और ये मास लॉस हुआ, मास लॉस हुआ, वो गया कहां? उस न्यूक्लियस को बनाने में खर्च हुई वाली एनर्जी, और उसी जितनी एनर्जी खर्च हुई है उसी एनर्जी के साथ वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। अब अगर उनको तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी जिस एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ज्वाइन रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी मिलती कहां से है? जब न्यूक्लियस हम बनाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा कम हो जाता है बनते वक्त, वही मास जो होता है उनकी एनर्जी में। समझ में आ गई बात? अब कोई न्यूक्लियस है, उसका मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई? मास डिफेक्ट क्या होगा? हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ प्रोटॉन है, एकदम ध्यान से भैया, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या कर देंगे, है ना? ये मास ज्यादा होगा ना, और न्यूक्लियस का मास कम हो गया ना, तो न्यूक्लियस के मास को क्या कर देंगे, मास ऑफ। क्या होना तो यही चाहिए था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इन दोनों का मास साइड होगी इनके इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि कुछ मास खर्च हो गया उस न्यूक्लियस को बनाने में, है ना? तो यहां से मास इफेक्ट को हम स्मॉल डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? अगर न्यूक्लियस आपका XZA है, बताइए कितना होगा? Z हुआ, Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहां पर हम जाएगा क्योंकि यहाँ इक्टू से फर्क पड़ेगा, इक्टू से मास से भी फर्क पड़ेगा, है ना? अब यहाँ थोड़ा थोड़ा मास भी कंसीडर करना पड़ेगा, और वो आपको याद नहीं करना, वो आपको दिया है, कैलकुलेशन थोड़ी सी करेंगे, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पर MU रखूंगा, प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, A माइनस Z होगा, और एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो मेरे भाई, तो टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन आ जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन हो सकते हैं, और इसमें से आपको क्या कर देना, मास ऑफ द न्यूक्लियस को। समझ में आई बात? कैसे मास डिफेक्ट निकालेंगे? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऐड करेंगे, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे 5-10, उसमें से न्यूक्लियस के मास। अरे बोलो भाई, मास डिफेक्ट समझ में आया? अगर इफ मास ऑफ एटम इज गिवन instead of mass of nucleus, अगर पूरे एटम का मास दिया हो, न्यूक्लियस का मास न दे, तो एटम में एक और पार्टिकल आ जाएगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। तब मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? तब उसका भी मास ऐड करेंगे, क्या होगा, Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, यानी Z इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों के मास को ऐड करके मास ऑफ एटम को माइनस करें, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है ना, तो अगर न्यूक्लियस का मास न दिया हो, एटम का मास दिया हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास ऐड करके तब एटम का मास माइनस करें। सारी बात समझे? इसमें से ये कैसे हो गया, समझ में आई बात? मास डिफेक्ट निकालेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं इस चैप्टर से। क्यों A लिखें? A क्या होता है? A तो मास नंबर, तो मास सही नहीं। तो कल ही में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि A नंबर है, नंबर वो मास नहीं है। जब मल्टीप्लाई होगा तब बात, वो मास नंबर।
तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसमें ये मास ऑफ एटम दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा, मास ऑफ एटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब दिया रहेगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी और कैलकुलेट। मास डिफेक्ट सबको समझ में आया। और ये जो मास डिफेक्ट मिला, ये गया कहाँ? बाइंडिंग एनर्जी में खर्च। और बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? जिस एनर्जी के साथ वो दोनों कंबाइन हो, या एक और डिफिनेशन, जितनी एनर्जी हमको उसको देकर तोड़ना हो, जितनी एनर्जी के साथ वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन कंबाइन रहेंगे, उतनी ही एनर्जी तो देकर उसको तोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, आधी बात समझे। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करें, है ना। बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, बाइंडिंग एनर्जी वो किसकी वजह से मिली है? मास इफेक्ट की वजह से। वही मास इफेक्ट की जो एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो आइंस्टाइन ने क्या रिलेशन दिया था मास को एनर्जी, mc²। तो यहाँ पर m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा m इनटू c²। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। अरे बोलो मेरे भाई, कर लेंगे कि नहीं? बी का फॉर्मूला कर लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m इनटू c²। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m इनटू जितना डेल्टा m दिया रहेगा उसी, है ना। ये किसमें आएगा? इन जूल। इफ डेल्टा m किसमें होगा? इन केजी। अगर डेल्टा m को केजी में रखेंगे तो ये किसमें आ जाएगा? लेकिन ये कौन सा फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं? मॉडल फिजिक्स, यानी न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियस में हम लोग डेल्टा m यानी मास जो होगा किसमें होगा? न्यू में होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो डेल्टा m है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9। जितना मास डिफेक्ट होगा ये कब होगा? ये किसमें आएगा? इन मेगा एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन। कब? जब डेल्टा m क्या होगा? किसमें होगा? डेल्टा m mu होगा। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, जो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, डेल्टा m इनटू 931। डेल्टा m को हमने 931 से जो मास इफेक्ट आएगा, है ना, उसको बस 931 से मल्टीप्लाई करें। इसमें c² वगैरह सब सॉल्व कर, सब इंक्लूडेड है, सब पहले से सॉल्व कर, है ना। तो बस जितना भी मास इफेक्ट मान लीजिए दिया 0.006 mu दिया हुआ मास इफेक्ट, बस उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बोलो भाई, निकाले के बाइंडिंग एनर्जी? अरे बोलो भाई, अभी मैं सो जाऊंगा अगर जो सही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी को पर न्यूक्लियन, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से ना। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है ना। तो कैपिटल ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अरे भाई, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाला तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना? ये इसके पीछे का बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाला, तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ एटम के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं, कोई बहुत एनर्जी के साथ कंबाइन है, कोई बहुत कम एनर्जी के साथ कंबाइन है। बाइंडिंग एनर्जी हर न्यूक्लियस की अलग अलग है, लेकिन जो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी चेक करना है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड कर रही है कि एक न्यूक्लियन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आई बात? जैसे स्टेबिलिटी जो होगी वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करेगी, ना कि बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, उस पे डिपेंड करेगा, उसको डिवाइड। जैसे मान लीजिए एक कोई न्यूक्लियस है जिसमें 5 न्यूक्लियंस है, और इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो मान लीजिए आपकी 40 है टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो एक न्यूक्लियन के पास कितनी एनर्जी होगी?
8 होगी, यानी यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर 5 आदमी मिलके 40 रुपए कमा रहे, यानी 40 रुपए उनके पास है, तो एक आदमी के पास 8 रुपए है ना, समझ में आ रही? एक मैं कोई आपको दे रहा हूं, एक मैं कोई आपको कोई और न्यूक्लियस है जिसमें 2 ही न्यूक्लियॉन्स है और उनके पास जो एनर्जी है वो मान लीजिए आपका 30, बाइंडिंग एनर्जी 30, और उस घर में उस न्यूक्लियस में सिर्फ 2 ही मेंबर है, यानी 2 न्यूक्लियॉन्स, तो इसके पास 30 जूल बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इसके घर में पैसा 30 रुपए है, इसके घर में 40 रुपए है। अमीर ज्यादा कौन है? 40 रुपए वाला, 30 रुपए वाला? क्योंकि इसका खर्चा तो कम है। अमीरी पैसे से नहीं जोड़ी जाती, अमीरी खर्चे से बताई जाती है कि उस आदमी का खर्चा कितना। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कितना आएगा? 15 आएगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में एक आदमी के ऊपर 15 रुपए मिल रहा है। आरी बात समझ में? तो जो अमीर है वो कौन है? ये जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, और जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है वो कम। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी किसके पास ज्यादा थी? इसके पास थी। तो हम लोग स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से ना कैलकुलेट करें, किससे कैलकुलेट करें? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये एग्जांपल समझ में आया कि क्यों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना पड़ेगा? अरे भाई अब 100 एक घर में 100 रुपए कमाई हो, मतलब आप एग्जांपल देख लीजिए, एक घर में फैमिली बहुत बड़ी, 10 लोग हैं, और उस घर में लेकिन पैसा जो है कि 100 ही रुपये आ रहा है ना, 10 लोग हैं, और एक फैमिली जिसमें 2 ही लोग हैं और उस घर में भी 100 रुपये आ रहा है, तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा? जो 2 ही आदमी में 100 रुपये आ रहा है ना, या मान लीजिए उससे कम ही आ रहा है, 2 आदमी में 90 रुपया, तभी उसकी 2 आदमी में 50 रुपया आ रहा है, तभी इसके पहले वो 25 रुपये उसको मिल रहा है पर पर्सन, और यहाँ पर 10 आदमी मिलकर 100 रुपये पा रहे हैं, तो एक आदमी को 10 ही रुपये मिल रहा है। तो स्टेबल तो वो होगा जब पर पर्सन के पास ज्यादा पैसा हो, यानी पर पर्सन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, वही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आई बात? यानी अगर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी आपको बतानी है, अगर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बतानी है, तो ये देखकर नहीं बताएंगे कि बाइंडिंग एनर्जी, क्या देखकर बताना है? बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियॉन, है ना? मान लीजिए 10 न्यूक्लियस मिलके 10 जूल के साथ बाउंड है, तो एक न्यूक्लियस एक ही जूल के साथ बाउंड है ना, तो एक ही जूल एनर्जी को टूट जाएगा तो उतना स्टेबल है। और मान लीजिए 2 न्यूक्लियस मिलके 10 जूल के साथ एनर्जी, तब हमको 5 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो टूटेगा ना। तो स्टेबल कौन हुआ? जिसमें 2 ही न्यूक्लियॉन 10 जूल एनर्जी के साथ होगा ना। तो स्टेबिलिटी मतलब कि हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने। समझ में आ गई बात? तो इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आई कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करेगी। क्लियर? इतना समझ में आया? अब इसका एक ग्राफ है, जितने भी एलिमेंट है सबका हम लोग बनाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी है और सबसे कम। समझ में आ गई बात? तो पहले एक आध 2 पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मास नंबर के अकॉर्डिंग, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है ना। इधर देखिएगा, इसने ये बोला, इस ग्राफ से ये हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, तो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप कौन सा है? ये क्या हाइड्रोजन है? ये ट्राइटियम है। फिर हीलियम आ गया। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत तेजी से हुआ, फिर इधर थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ, फिर जैसे जैसे हम मास नंबर बढ़ा रहे हैं, हेवियर न्यूक्लियाई की तरफ चल रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा किसके लिए है? आयरन के लिए मैक्सिमम है, और कितना ये मिला? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। आयरन के बाद फिर हम आगे बढ़े तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती चली आई, लेकिन बहुत तेजी से नहीं कम हुई। बाद में बना दीजिएगा।
पहले जो है कम नहीं, यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ी, उसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो धीरे 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 कम हुई और लास्ट में जाकर इसका 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, इसका यूरेनियम 238 का। तो इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। और इधर हाइड्रोजन भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। सबसे ज्यादा किसकी है, आयरन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन न्यूक्लियाई है, आपने देखा भी होगा लोहा कितना मजबूत है। ये Au क्या है, गोल्ड। गोल्ड तो तुरंत टूट जाएगा ना, अगर थोड़ा सा फोर्स देंगे उतना फोर्स नहीं होता है ना। तो ये जो गोल्ड होगा वो क्या होगा, आयरन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल, समझ में आ रही बात। और यूरेनियम 238 जो होगा वो और स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसके पास है, मुझे लग रहा है यूरेनियम के पास बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है आयरन। समझ में आ रही बात। तो आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। आयरन यानी 50 से लेकर 80 तक, ये देखा गया जो 50 से लेकर 80 तक वाले न्यूक्लियाई है, 50 से 80 तक वाले न्यूक्लियाई है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी में आयरन भी आता है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। 80 से ज्यादा वाले वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 80 से ज्यादा है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। और वो न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग, जिनका मास नंबर 50 से कम है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बहुत कम है। इसलिए वो सब न्यूक्लियाई क्या है, लेस स्टेबल है। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जो 50 से 80 के बीच में, 50 से 80 के बीच में, यानी आयरन भी आता और भी बहुत सारा। आगे बात समझिए, ग्राफ को समझ में आया। अब बात समझिएगा जो इसमें हमको कल टॉपिक पढ़नी है उसके बारे में, इसी ग्राफ से। अब जो ये हेवियर न्यूक्लियाई है ये लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल है, और कोई भी जब लेस स्टेबल है तो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहेगा। और बाइंडिंग एनर्जी कब बढ़ाएगा, जब अपना मास नंबर कम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दो छोटे छोटे इक्वल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। इसको अगर हम किसी पार्टिकल से रिएक्शन करा देंगे तो ये दो यूरेनियम जो है दो छोटे छोटे पार्टिकल में, यूरेनियम 238 है तो इधर इसके इक्वल मान लीजिए बैरियम में, मतलब यूरेनियम इधर नहीं होगा, ये है ना, ये रेडियो ये ब्रेक होके मान लीजिए बैरियम बन जाएगा और ज़ीनॉन में ब्रेक है ना, इधर दो इक्वल पार्ट ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो बैरियम और ज़ीनॉन जो आएंगे, देखिए बैरियम का आ गया 130 यानी थोड़ा सा ऑल स्टेबल हुआ है ना, तो उससे भी और हो जाएगा। ज़ीनॉन कहां पर है, ज़ीनॉन देखिए यहाँ पर इसका 132 है ना। तो ये और भी छोटे छोटे यूरेनियम क्या करेगा, ये स्प्लिट होगा, यानी छोटे पार्टिकल में स्प्लिट होगा। जब वो स्प्लिट होगा तो उसका मास नंबर कम होगा, यानी वो खसककर इधर आ जाएगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, और इसी फिनोमेना को यानी स्प्लिटिंग ऑफ द हेवियर न्यूक्लियाई इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई टू अटेन द स्टेबिलिटी इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी ब्रेक। फ्यूजन मतलब ब्रेक। तो यही बात यही हमको करता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन डिफिनेशन मैंने आज बताया क्यों होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आया। जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं, जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उनको मास नंबर कम करना है, तो वो जो हेवियर न्यूक्लियाई वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होंगे। तो वो यूरेनियम में 238 है, वो दो लाइटर न्यूक्लियाई यानी मान लीजिए दो आयरन प्लस आयरन में ब्रेक हो गया, समझ आएगा है ना। तो वो दो छोटे छोटे वैसे होता है ज़ीनॉन में और बैरियम में, न्यूट्रॉन में, इन सब में होता है, वो अभी आगे आप रिएक्शन पढ़ेंगे। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा मास नंबर कम होगा, ये इधर आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। यानी जब एक हेवियर न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे बात करेंगे। इनका भी देख लीजिए, बेचारे हैं ये, इनकी भी स्टेबिलिटी क्या है, कम है ना। इनकी भी स्टेबिलिटी कम है, ये भी चाहेंगे कि हम भी स्टेबल होना चाहे, तो ये स्टेबल कब होंगे, अपने मास नंबर को बढ़ाता है, मतलब मास नंबर को बढ़ा रहे हैं। ये जो थे मास नंबर तो कम लगे, ये मास नंबर को बढ़ाना है इनको, तो मास नंबर कैसे बढ़ाएंगे, जब ये मिलेंगे
यानी कि दो लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन होंगे, जब ज्वाइन होंगे, कंबाइन होकर अपने मास नंबर को बढ़ाएंगे तो इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आई बात? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के डिफरेंस समझ में आया? जब हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेक होके दो स्मॉलर न्यूक्लियाई होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। और जब लाइटर न्यूक्लियाई ब्रेक मिलके कंबाइन होके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ गई बात? कितना क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। अब इसको घर से लिख के जो मैंने समझाया है उसको घर से लिख कर लाना। अभी रुकिए, टाइम हो जाएगा। ये समझ में आया? बाइंडिंग पर निकला, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है, नेक्स्ट रीडिंग है न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना? ठीक, लिखिए मत, घर से लिख के लाइएगा, है ना? न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि जब ये लिख लेंगे तब भी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? जब कोई एक न्यूक्लियस होगा, है ना, कोई एक न्यूक्लियस हो, उसको अगर किसी पार्टिकल से हम लोग अट्रैक्ट कराएंगे, कोई एक पार्टिकल अगर हम उसको जैसे हमारी यूरेनियम या कुछ हटे, उसको मैंने न्यूट्रॉन से उसको छेड़, है ना? अब वो क्या होगा? वो गुस्सा हो जाएगा, है ना? वो क्या होगा? अपने वो जो यूरेनियम 238 होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसी और न्यूक्लियर। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है X, उसको किसी एक पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, किसी पार्टिकल से इससे रिएक्शन कराते हैं, तो ये मिलके एक Y दूसरा कोई न्यूक्लियस बन जाएगा और एक कोई पार्टिकल, एक या दो या तीन कोई पार्टिकल यहाँ से। समझ में आने का? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे इनिशियल न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल न्यूक्लियस। एक को हम लोग बोलेंगे इनिशियल, इसको बोलेंगे इनिशियल पार्टिकल। अरे समझ में आएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल न्यूक्लियस, फाइनल जो न्यूक्लियस बना। और इसको क्या बोलेंगे? फाइनल पार्टिकल। समझ में आएगा? यानी कि जब कोई एक न्यूक्लियस को हम किसी पार्टिकल से अट्रैक्ट कराएंगे या पार्टिकल से कुछ करेंगे तो वो क्या होगा? वो किसी दूसरे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो और कुछ पार्टिकल भी एक्स्ट्रा होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, अब न्यूक्लियर रिएक्शन के मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 7 नाइट्रोजन 14 प्लस, ये कोई एक न्यूक्लियस है। अब इसको मैंने अल्फा पार्टिकल हीलियम से इसको क्या कर दिया? अट्रैक्ट करा दिया। अब ये हीलियम जाएगा, इसमें खलबली मचाएगा, है ना? कुछ होगा, रिएक्शन वगैरह होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा न्यूक्लियस बचा, क्या बचा? 8O16। यहाँ पर जो दूसरा न्यूक्लियस में 8O16 मिला और यहाँ पर एक और कोई पार्टिकल मिले, वो पार्टिकल आ सकता है। अब देखिए इसके रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में जो होता है टोटल एनर्जी प्लस मास कंजर्व होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी कंजर्व होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी कंजर्व होगा। यानी कि आपको मेनली ऐसे रिएक्शन लिखने के लिए आती है, दे देगा, बोलेगा यहाँ पर कौन सा पार्टिकल बनेगा, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा तो हमको मैंने क्या बताया, क्या कंजर्व होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कंजर्व होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने? 7 + 2 9, यहाँ पर 8 है, तो मतलब यहाँ पर जो बना होगा उसका एक ही प्रोटॉन होगा। यहाँ पर 1 दे देंगे प्रोटॉन। यहाँ पर क्या है? 14 + 4, मास नंबर कितना है? 18, और यहाँ पर कितना है? 16। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा? 2 होगा उसका मास नंबर। यानी क्या बना? ये इसका मास नंबर 2 है, ड्यूटेरियम है ना? यानी यहाँ पे ड्यूटेरियम निकलेगा। समझ में आई बात? कैसे निकालना है? आपको इस तरीके से ये वाला पार्टिकल निकालना होगा, ऐसे 3 दे देगा, ये वाला आपको निकालना होगा। कोई भी पार्टिकल को ऐसा बनता है, नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा, वो तो केमिकल कुछ फिनोमेना होंगे। हाँ, कुछ हाँ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना, तो यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा।
कुछ भी नहीं बनेगा, वो केमिकल रिएक्शन है, वो उसमें मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन हो रहा तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, जरूरी नहीं कि हर चीज बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर चीज बनेगी, वो आपको देगा यहाँ पर कि क्या बन रहा है ना। एक और एग्जांपल, कोई मान लीजिए एक है लीथियम 3,6, हमने ये बताइए कौन सा पार्टिकल है? ये बताइए, ये लिथियम है, ये कौन सा पार्टिकल? 0 और 1? अरे न्यूट्रॉन होगा, चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन होगा, है ना। चार्ज नंबर 0 और मास नंबर 1 क्या होगा? न्यूट्रॉन। फिर यहाँ से ये क्या बना? यहाँ पर क्या बना? ट्राइटियम। क्या बनेगा यहाँ? यहाँ देखिए यहाँ पर 3 और 0 4 का, यानी 4 और ये 1, यहाँ पर कितना बनेगा? 2 बनेगा। फिर ये 3 का इधर का लोग क्या बचा, और मास नंबर कितना होगा? मास नंबर 4 क्या हुआ? आयनाइज थोड़ी है ये, हीलियम। हीलियम हमेशा डबली आयनाइज थोड़ी होगा, हीलियम बनेगा ना। डबली आयनाइज हीलियम तो अल्फा पार्टिकल है ना, ये हीलियम बनेगा 2 हीलियम 4। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियर रिएक्शन समझ आया? जो नोट्स मैंने भेजा हुआ है उसमें से देखिए बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ जहां